हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम है दोस्तों। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं उर्दू नज़म के जो फन है या उर्दू नज़म के जो फनून है, गज़ल है, मसनवी है, कसीदा है, मरसिया है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। और जिस सिन्फ के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम उसके फन, इर्तिका और शोरा के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इस क्लास में हम लोग सिर्फ वही चीजें कवर करेंगे जो इम्तिहान में पूछा जाएगा, इम्तिहान में आएगा। तो दोस्तों जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो एक एक क्लास में जो कर रहा हूँ वो रिसर्च करके और प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर को मद्देनजर रखते हुए जो है ना पीपीटी बना रहा हूँ, और सिर्फ वही चीजें मैं क्लास में इंक्लूड कर रहा हूँ जो इम्तिहान के ताल्लुक से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वजह से क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से मैं आप लोगों को बोलता हूं कि नोटबुक लेकर के बैठे और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको आप नोट डाउन करते रहें। दोस्तों बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। ये आप लोगों के लिए है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से जो अगली क्लास की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचती है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक और चीज कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों पढ़ते हैं गजल के फन को। गजल का फन। गजल अरबी जबान का लफ्ज है जिसके माना है औरतों से या औरतों की बातें करना, औरतों के हुस्न जमाल की तारीफ करना, रस्सी बनना। यानी आम लफ्जों में ये बोल सकते हैं कि औरतों से या औरतों की बातें करना, ये गजल के मानी है, जो लफ्जी माना है। अच्छा, अरब में शोरा जब अपनी माशुकाओं का सरापा खींचते यानी तारीफ करते, उनके हुस्न जमाल की तारीफ करते या उनकी मोहब्बत या अपनी दिली जज्बात का इजहार करते तो इस अमल को तगज़्ज़ुल कहते थे, और ऐसे अशार को गजल कहते थे। तो अरब में ऐसा चलता था, तगज़्ज़ुल कहते थे और गजल कहा जाता था। इब्तिदा में गजल का मौजू हुस्न इश्क होता था, लेकिन अभी जो है ना सारे मौजू जो है ना अभी शामिल हो गए हैं। पहले जब गजल लोग करते थे, जैसे अरब में गजल गोई होती थी, तो वहां सिर्फ जो है ना औरतों की हुस्न जमाल की बातें होती थी, अपनी माशुकाओं का सरापा या हुस्न जमाल की तारीफ होती थी, हुस्न इश्क की ही बातें होती थी। लेकिन अब जो है ना गजल का जो दायरा है वो वसी हो गया है और इसमें सारे मौज़ूआत जो है ना आ जाते हैं, हर तरह के मज़ामीन जो है ना शामिल होते हैं। गजल के तमाम मिसरे एक ही वजन और एक ही बहर में होते हैं। गजल के तमाम मिसरे जो है ना एक ही वजन और एक ही बहर में होते हैं। ये याद रखिए, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि गजल के जो गजल के तमाम मिसरे जो है वह कितने वजन पे होते हैं, कितने बहर में होते हैं। तो ये सही क्वेश्चन, सही जो ऑप्शन है वो ये हो सकता है कि वजन और एक ही बहर में होगा। दो कलमों के हरकत और सुकून में बराबर होने को वजन कहते हैं। अच्छा, वजन की तारीफ, ये तारीफ है, ये तारीफ जरूर याद रखिए कि दो कलमों के हरकत और सुकून में बराबर होने को वजन कहा जाता है। लफ्ज मिसरा का माना दरवाजे का एक पट होता है। लफ्ज मिसरा का माना दरवाजे का एक पट होता है। इसी वजह से हर शेर में दो मिसरे होते हैं। रदीफ वो लफ्ज या अल्फाज का वो मजमुआ है जिसे हर शेर का आखिर में दोहराया जाए। हर शेर के आखिर में जिसे दोहराया जाए, लफ्ज का वो मजमुआ जो हर शेर के आखिर में दोहराया जाए, उसे रदीफ कहा जाता है। काफिया उन हुरूफ व हरकत, यानी यहां रदीफ की तारीफ है, रदीफ की यहां तारीफ की जा रही है। काफिया उन हुरूफ हरकत के मजमे को कहते हैं जो हम आवाज होते हैं मगर अल्फाज बदले हुए होते हैं। ये काफिया से पहले होता है, ये काफिया से पहले होता है, तो ये काफिया की तारीफ है। ये काफिया की तारीफ हो गई। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो, मतला कहलाता है। ये मतला कहलाता है। तो जो गजल का हर शेर जो है ना दोनों मिसरा हम काफिया और हम रदीफ हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो पहला मिसरा होता है वो हम काफिया और हम रदीफ हो तो उसे मतला कहा जाता है। गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहा जाता है। मतला और मक्ता के अलावा बाकी अशार फर्द कहलाते हैं।
مقطع اور مطلع کے علاوہ باقی جو اشعار غزل کے اشعار ہوتے ہیں وہ فرد کہلاتا ہے۔ غزل میں مطلع اول کے بعد اگر دوبارہ مطلع کی تعریف کی طرح کوئی شعر آتا ہے تو اسے حسن مطلع، زیب مطلع اور مطلع ثانی، تین چیزیں بول جاتا ہے۔ غزل میں مطلع اول کے بعد اگر دوبارہ مطلع کی طرح کوئی شعر آتا ہے تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں، زیب مطلع کہتے ہیں اور مطلع ثانی بھی کہتے ہیں۔ تو تین چیزیں ہیں، تین نام ہیں اس کے، فرسٹ مطلع کے بعد اگر دوسرا کوئی مطلع آتا ہے تو۔ غزل کے سب سے اچھے شعر کو بیت الغزل، شاہ بیت یا حاصل غزل، یہ تین نام۔ غزل کے سب سے اچھے شعر کو بیت الغزل، شاہ بیت، حاصل غزل کہتے ہیں۔ غزل میں کم سے کم 5 شعر ہوتے ہیں اور زیادہ کی کوئی قید نہیں۔ غزل کی خصوصیات میں اختصار و ایجاز ہے۔ غزل کے اشعار میں مثنوی کی طرح خیالات کا تسلسل نہیں ہوتا، لیکن اگر ہوتا ہے بلکہ ہر شعر اپنی جگہ ایک مکمل اکائی ہوتا ہے اور ہر شعر میں ایک پوری بات کہہ دی جاتی ہے۔ لیکن ابھی جو نا اگر تسلسل کسی غزل میں تسلسل پایا جائے تو اسے غزل مسلسل کہتے ہیں۔ غزل مسلسل کہتے ہیں اس کو۔ یہ تو غزل کے صنف کے برخلاف ہے کہ خیالات کا تسلسل نہیں ہوتا ہے، لیکن ابھی کچھ غزلیں ایسی پائی جاتی ہیں جس میں خیالات کا تسلسل پایا جاتا ہے، کیونکہ ابھی غزل کے جو موضوع ہے وہ وسیع ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے نا اس میں تسلسل، موضوعات کا تسلسل پایا جاتا ہے، لیکن اگر ایسا تسلسل پایا جائے تو اسے غزل مسلسل کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں دوستو، کچھ کوشچن لے لیتے ہیں۔ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ ترکی زبان کا، فارسی زبان کا، عربی زبان کا، حسب والا میں سے ایک سے زیادہ، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو دوستو غزل کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس وجہ سے سی از دی کریکٹ آپشن۔ آگے بڑھتے ہیں دوستوں، درج ذیل میں سے داخلی صنف سکن کی نشاندہی کیجیے۔ قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، حسب والا میں سے ایک سے زیادہ، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو دوستوں ذیل میں سے جو داخلی صنف سکن ہے وہ غزل ہے۔ غزل کو داخلی صنف سکن کہا جاتا ہے، اس وجہ سے سی از دی کریکٹ آپشن۔ آگے بڑھتے ہیں، لفظ یا الفاظ کا وہ مجموعہ جسے ہر شعر کے آخر میں دہرایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ ہر شعر کے آخر میں جو وہ الفاظ جو کا مجموعہ جو ہر شعر کے آخر میں دہرایا جاتا ہے اسے ردیف بولتے ہیں۔ تو قافیہ نہیں ہے، مقطع بھی نہیں ہے، تو ردیف از دی کریکٹ آپشن۔ قافیہ کہتے ہیں جو ردیف سے پہلے آئے اور ہم آواز ہو یا ہم وزن ہو۔ ہم آواز لفظ الفاظ کا وہ مجموعہ یا لفظ کا وہ الفاظ جو ردیف سے پہلے آئے اور ہم آواز ہو، ہم آواز۔ مقطع کہتے ہیں غزل کے آخری شعر جس میں شاعر تخلص استعمال کرتا ہے، تو اسے جس میں شاعر تخلص استعمال کرتے ہیں اس کو مقطع کہا جاتا ہے۔ تو یہاں ردیف کے بارے میں بولا جا رہا ہے کہ لفظ یا الفاظ کا وہ مجموعہ جسے ہر شعر کے آخر میں دہرایا جائے اسے ردیف بولا جاتا ہے، اس وجہ سے بی از دی کریکٹ آپشن۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں، غزل کے سب سے بہتر شعر کو کیا کہا جاتا ہے؟ غزل کے سب سے بہتر شعر کو جو کہا جاتا ہے وہ شاہ بیت، بیت الغزل اور 3 چیزیں کہا جاتا ہے، ابھی ہم نے پڑھا، پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ بیت الغزل، شاہ بیت اور حاصل غزل، 3 چیزیں، تین نام دیا جاتا ہے غزل کے سب سے اچھے شعر کو۔ تو یہاں پہ اگر دیکھیں شاہ بیت بھی ہے، یہ بھی صحیح ہے، بیت الغزل بھی ہے۔ تغزل کہتے ہیں جو عرب میں جب اپنے معشوقاؤں کا سراپا یا عشق و حسن و جمال کی تعریف کرتے تھے عربی میں، تو وہ لوگ اس عمل کو تغزل کہتے تھے اور اشعار کو غزل کہا جاتا تھا۔ تو یہ تو نہیں ہے، سی از دی رانگ آپشن۔ تو اے بھی ایک سے زیادہ جب صحیح ہو جائے تو ہمارا ڈی آپشن از دی کریکٹ آپشن۔ آگے بڑھتے ہیں دوستو، اصطلاح شعر میں قافیے کے بعد آنے والے مقرر لفظ یا الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ قافیے کے بعد، ابھی ہم نے پڑھا کہ قافیے کے بعد جو مقرر لفظ یا الفاظ آنے والا آتا ہے اس کو اصطلاح شعر میں ردیف کہا جاتا ہے، اس وجہ سے سی از دی کریکٹ آپشن۔
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गजल के अशार मानन और सूरतन एक दूसरे से पैवस्त होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि गजल का जो शेर होता है, गजल के अशार होते हैं, हर एक शेर एक मुकम्मल इकाई होता है, तो उसमें तसलसल नहीं पाया जाता है। लेकिन अभी मौजूदा दौर में गजल का जो मौजू है वो वसी हो गया है। इस वजह से कुछ गजल ऐसे हैं जिसमें अशार मानन और सूरतन एक दूसरे से पैवस्त होते हैं, मुसलसल होते हैं, तो उसको जो कहा जाता है उस गजल को कहा जाता है गजले मुसलसल। गजले मुसलसल कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हुस्न मतला किसे कहते हैं। मतला अव्वल के फौरन बाद आने वाला मतला का शेर, गजल के आखिर में आने वाला शेर को मक्ता कहते हैं। गजल का सबसे उम्दा शेर को जो है ना बैतुल गजल, हासिले गजल, शाह बैत कहते हैं गजल के उम्दा शेर को। मतला के फौरन बाद आने वाला जो मतला होता है उसे हुस्न मतला कहा जाता है। इस वजह से ये इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब पढ़ते हैं गजल के बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। गजल या नज्म के रदीफ या काफिये को जमीन कहा जाता है। गजल या नज्म के रदीफ वो काफिये को जमीन कहते हैं, या वो बहर और रदीफ व काफिया जिसकी गजल में पाबंदी की जाती है उसको गजल की जमीन कहते हैं। जदीद गजल के अनासरे अरबा, ये याद रखने का काबिल है। जदीद गजल के अनासरे अरबा असगर, जिगर, फानी, हसरत। असगर, जिगर, फानी, हसरत जदीद गजल के अनासरे अरबा कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, इसको जहन नशीन कर लेना है। अब थोड़ा सा देखते हैं गजल का आगाज और इर्तिका के बारे में। उर्दू में गजल गोई की इब्तिदा फारसी शायरी के असर से हुई। ये पूछा जा सकता है कि उर्दू में गजल गोई की इब्तिदा किस जबान से हुई, किस जबान के असर से हुई, तो फारसी शायरी के असर से हुई। बाज लोगों ने अमीर खुसरू को उर्दू हिंदवी का पहला गजल गो शायर करार दिया है। अमीर खुसरू से मंसूब एक गजल बहुत मशहूर है जिसका एक मिसरा फारसी और एक मिसरा उस वक्त के उर्दू जबान में है, या आधा मिसरा फारसी और आधा उर्दू में है। जैसे जहाल मिस्की मकुन तगाफुल दराए नैना बनाए बतियां, किताब हिजरा नदार में ऐ जा न काह लेहू लगाई छतियां, शान शबान हिजरा दराज चू जुल्फ रोज वसलस चू उम्र कोता, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह को करार दिया गया है। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह को करार दिया गया है। मसूद हुसैन रिजवी ने सदरुद्दीन मोहम्मद खां फाइज को शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर बताया। मसूद हुसैन रिजवी का ये कॉल है कि सदरुद्दीन मोहम्मद खां फाइज को शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर बताया है। याद रहे कि उर्दू शायरी की इब्तिदा शुमाली हिंद से हुई है। उर्दू शायरी की इब्तिदा शुमाली हिंद से हुई है, दक्कन से नहीं हुई है। शुमाली हिंद के बाद दक्कन गई और दक्कन से फिर शुमाली हिंद आई तो हुई है। और उर्दू के पहले शायर मसूद साद सलमान है। उर्दू का जो पहला शायर है वो मसूद साद सलमान है, जैसा कि अमीर खुसरू ने गुर्रतुल कमाल में तहरीर किया है, लेकिन उनके कलाम का कोई नमूना दस्तयाब नहीं है। अमीर खुसरू पहले ऐसे हिंदवी के शायर हैं जिनसे उर्दू हिंदवी का कलाम मंसूब है। वली दक्कनी उर्दू का ऐसा पहला बाकायदा गजल गो शायर है जिसके कलाम को बुनियाद बनाकर बाद के शोरा ने गजल गोई की। ये पूछा जाता है, ये सवाल में आया हुआ है, बहुत सारे सवाल आए हुए हैं इस पे कि उर्दू का वो पहला बाकायदा गजल गो शायर जिसके कलाम को बुनियाद बनाकर बाद के शोरा ने गजल गोई की, वो कौन है, तो वली दक्कनी है। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आप लोग इसको VVI जो है ना मार्क कीजिए, और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इनमें सारे ही नोट डाउन करने के लायक है। इसको नोट डाउन कीजिए और जहन नशीन कर लीजिए ताकि आपका जो कोई भी क्वेश्चन जो है ना ऐसे ना छूटे और आप हल ना कर पाए। ये इसको आप पढ़ लेंगे तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो आराम से आप हल कर पाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दक्कन में उर्दू गजल का इर्तिका। अच्छा, दक्कन में उर्दू गजल के इर्तिका में इतने शायर हैं जिसमें से
हाफिज दकनी, जाफर गुस्ताख फिदाई, फिरोज ख्याली, शेख मोहम्मद गुजराती, हसन शाफी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वजही, अब्दुल्ला कुतुब शाह, हवासी, बुरहानुद्दीन जानम, उसके बाद ख्वाजा मोहम्मद दीदार फानी, नुसरती, हाशिमी बेजापुरी, शाह सुल्तान मलिक खुशनूद वली, सिराज औरंगाबादी। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये इंपॉर्टेंट शोरा है दक्कन के, तो इसको याद कर लीजिए, जहन नशीन कर लीजिए कि ये जो शोरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट शोरा है, दक्कन के हैं। ये पूछा जाता है कि कुली कुतुब शाह किस दौर के शायर हैं, दक्कन के या शुमाली हिंद के, लखनऊ के या फोर्ट विलियम कॉलेज के, ऐसे पूछा जाता है। वजी, अब्दुल्ला कुतुब शाह, गवासी, बुरहानुद्दीन जानम, उसी तरह नुसरती, हाशमी बेजापुरी, वली, सिराज औरंगाबादी, इन सब के बारे में सवाल आते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। शुमाली हिंद में गजल का इर्तिका, दिल्ली में उर्दू गजल का पहला दौर, आरजू, नाजी, यकरंग, हातिम, मिर्जा मजहर जाने जाना, मजमून, फाइज, ये दिल्ली में उर्दू गजल का पहला दौर। और इसी वजह से जो फाइज शुमाली हिंद में गजल का इर्तिका में फाइज का नाम आया है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह तो है, लेकिन मसूद हुसैन रिजवी ने सदरुद्दीन मोहम्मद खां फाइज को शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर बताया, तो इस वजह से फाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मीर और सौदा का दौर, जो गजल में मीर, सौदा, दर्द, कायम चंद पूरी, मीर सोस, खाजा मीर असर, ये इंपॉर्टेंट है मीर और सौदा के दौर में। लखनऊ में उर्दू गजल का इर्तिका में इंशा, मुसहफी, जुर्रत, नासिख, आतिश, वजीर, रिंद, अमानत। उर्दू गजल का अहद जर्री जो कहा जाता है उसमें शाह नसीर, गालिब, मोमिन, जौक, जफर, शेफ्ता, मजरू सुल्तानपुरी जो गालिब के शागिर्द है, मजरू सुल्तानपुरी गालिब के शागिर्द है। अहदे गालिब के बाद गजल का इर्तिका दाग, अमीर मीनाई, तस्लीम, जलाल, अमीर, हाली, साकिब, अजीज। जदीद गजल का दौर के जो शोरा है, मशहूर शोरा में हसरत है, फानी है, अस्कर है, जिगर है, शाद है, चकबस्त है, आरजू है, सीमा अकबराबादी है, आजाद लखनवी है, उसके बाद रियाज खैराबादी, अजीज लखनवी, सफी लखनवी, महरूम, फिराक गोरखपुरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है जदीद गजल के शोरा का। जदीद गजल के शोरा का जो नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने ये भी पढ़ा है कि जदीद गजल के अनासरे अरबा किसको बोलते हैं, जो हजरत मुहानी को बोला जाता है, असगर को बोला जाता है, जिगर को बोला जाता है और शाद को बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट जो नाम है क्योंकि ये अनासरे अरबा है और इसका नाम को याद रखना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में तो नहीं, लेकिन अगली क्लास में हम लोग सारे जो मशहूर शोरा है उसके मुख्तसर जो खाका है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मुख्तसर खाका मतलब यह है कि नाम, पैदाइश, वालिद का नाम, उसके बाद जगह, उसके बाद थोड़ा सा कारनामा के बारे में पढ़ेंगे। ये इतना हर शोरा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस क्लास में ये पहली क्लास है, ये सारा जो इसको सारा जो कंप्लीट करना है वह अगली क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम लोग बाद के दिगर गजल को शोरा में ये सारा नाम है, हाफिज होशियारपुरी है, नासिर काज़मी है, मजरू सुल्तानपुरी है, अब्दुल हमीद जो है ना अब्दुल हमीद आदम है, सैफुद्दीन सैफ, बाकी सिद्दीकी, जमील मजहरी। प्लीज आप वीडियो को पॉज करके ये नाम जरूर पढ़ लीजिए कि और इनमें भी जो है ना बहुत मशहूर नाम है, जैसे जॉन इलिया है, परवीन शाकिर है, उसके बाद शहरयार है, इरफान सिद्दीकी है, इसके बाद वहीद अख्तर, अहमद फरास, यहाँ पे जैसे अहमद फरास है। उसके बाद जो हाफिज होशियारपुरी भी बहुत है, मजरू सुल्तानपुरी भी बहुत मशहूर है, इब्न इंशा भी है, खलीलुर रहमान आसमी है। तो ये नाम जो है ना बहुत मशहूर है बाद के दिगर गजल गो शोरा में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब थोड़ा सा सवाल ले लेते हैं। जदीद गजल के शायर हैं आतिश, नासिर, फानी बदायूनी। आतिश और नासिर जो ना दबिस्तान लखनऊ के मशहूर शायर हैं और लखनऊ जो है ना जदीद गजल में आता नहीं है। फानी बदायूनी ये जदीद गजल के मशहूर शायर हैं, तो ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अगर हम देखें आतिश और नासिक कहाँ पे आते हैं, आतिश और नासिक जो है ना लखनऊ में उर्दू गजल का इर्तिका में वहां आतिश और नासिक का नाम आता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जेल में से मिर्जा गालिब के मुआसिर कौन थे? नवाब मुस्तफा खां शेफ्ता, ज़ौक़, मोमिन। तो शेफ्ता भी जो है ना हम मुआसिर है, मोमिन भी हम मुआसिर है,
ذوق بھی ہم معاصر ہے. اگر میں پیچھے چلوں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں غالب، مومن، ذوق اور شیفتہ، تو یہ ہم معاصر، سارے ہی لوگ ہم معاصر ہیں غالب کے. تو اس وجہ سے جو ہے نا جب ایک سے زیادہ صحیح ہو جائے تو ڈی از دی کریکٹ آپشن. آگے بڑھتے ہیں دوستوں. غزل کے متعلق مختلف ادباء اور شعراء کے خیالات. رشید احمد صدیقی کا خیال ہے کہ غزل جتنی بدنام ہے اتنی ہی مجھے عزیز ہے. رشید احمد صدیقی نے غزل کے بارے میں بہت سارے رائے رکھتے ہیں اور بہت سارے اقوال ہیں ان کے. تو بقول رشید احمد صدیقی غزل اردو شاعری کی آبرو ہے. آبرو بھی بولا ہے اور مطابق غزل شاعری نہیں تہذیب ہے. تہذیب بھی بولا ہے اس کو، آبرو بھی بولا ہے، مجھے عزیز بھی ہے وہ بھی بولا رشید احمد صدیقی نے. رشید احمد صدیقی کا ماننا ہے کہ ہماری تہذیب غزل میں اور غزل ہماری تہذیب میں ڈھلی ہے. رشید احمد صدیقی نے لکھا ہے کہ شاعری کا نام آتے ہی میرا ذہن غزل کی طرف مائل ہوتا ہے. بقول رشید احمد صدیقی شاعری زیور کی محتاج ہے اور زیور غزل کا محتاج ہے. رشید احمد صدیقی کا کہنا ہے کہ غزل کو میں فن نہیں اردو شاعری کی آبرو سمجھتا ہوں. جیسے اوپر آبرو بتایا ویسے ہی رشید احمد صدیقی کا. تو یہ قول تھوڑا سا ذہن نشین کر لیجئے. اور غزل کے متعلق جو مختلف ادباء اور شعراء کے خیالات ہیں اس کے بارے میں سوال آتے رہتے ہیں. بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ، ویری ویری امپورٹنٹ ہے. آگے بڑھتے ہیں. رشید احمد صدیقی کا ہی قول ہے کہ نزدیک ایک غزل ریزہ کاری میں مینا کاری ہے. فراق گورکھپوری کا کہنا ہے کہ غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے. فراق گورکھپوری کے مطابق غزل مختلف پھولوں کی مالا ہے. فراق گورکھپوری کے نزدیک غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے. فراق گورکھپوری کا خیال ہے کہ اگر تمام فنون لطیفہ احساسات و کائنات کا عطر ہے تو غزل اس عطر کا عطر ہے. شبلی نعمانی کے مطابق غزل کا خمیر عشق و محبت ہے. شبلی نعمانی کا بھی ایک قول ہے غزل کے بارے میں کہ غزل کا خمیر جو ہے نا عشق و محبت ہے. آل احمد سرور کہتے ہیں کہ غزل نقاب پوش آرٹ اور چاول پر قل هو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے. آل احمد سرور کا دوسرا قول ہے کہ غزل بڑی کافر صنف سخن ہے. بڑی کافر صنف سخن ہے آل احمد سرور کا کہنا ہے. کلیم الدین احمد کے نزدیک غزل نیم وحشی صنف سخن ہے. نیم وحشی صنف سخن ہے. یہ کلیم الدین احمد کا قول ہے غزل کے بارے میں. عظمت اللہ خان کا کہنا ہے کہ غزل کی گردن بے تکلف مار دینی چاہیے. عظمت اللہ خان نے کہا ہے کہ غزل کی گردن بے تکلف مار دینی چاہیے. حالی کا خیال ہے کہ غزل بے وقت کی راگنی ہے. اور حالی نے یہ بھی لکھا ہے کہ قصیدہ اور غزل شاعری کے ناپاک دفتر ہے اور عفونت میں سنداز سے بھی بدتر ہے. حالی کا ماننا یہ ہے کہ غزل کی اصلاح تمام اصناف سخن میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے. سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے. حضرت موہانی نے لکھا ہے کہ راقم الحروف کی طبیعت نے اپنے لیے اصناف سخن میں غزل کو اپنے حسب حال پا کر منتخب کر لیا. ابن نشاطی کا دعویٰ ہے کہ غزل کا مرتبہ گرچہ اول ہے ولے ہر بیت میرا ایک غزل ہے. تو یہ ابن نشاطی کا دعویٰ ہے، ابن نشاطی کا ہی قول ہے. آگے بڑھتے ہیں دوستو. یہ بھی جو اقوال ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، غزل کے بارے میں آتا ہی رہتا ہے اور کوشچنز آئے ہوئے ہیں. دوستو آگے بڑھتے ہیں. کچھ جو ہے نا قول لے لیتے ہیں. کس نے غزل اور قصیدہ کو ناپاک دفتر اور عفونت میں سنداز سے بدتر قرار دیا ہے؟ کلیم الدین احمد نے، حالی نے، آل احمد سرور نے، حسب والا میں سے ایک سے زائد حسب والا میں سے کوئی نہیں. نیم وحشی صنف سخن یہ کلیم الدین احمد کا قول ہے. آل احمد سرور کا قول کیا ہے؟ آل احمد سرور نے کہا ہے کہ نقاب پوش آرٹ اور چاول پر قل هو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے. آل احمد سرور کا خیال غزل بڑی کافر صنف سخن ہے. آل احمد سرور کا کافر صنف سخن ہے. اور کلیم الدین احمد نے بولا ہے کہ نیم وحشی صنف سخن ہے. نیم وحشی صنف سخن ہے. کافر صنف سخن نیم وحشی صنف سخن. حالی نے کہا تھا کہ غزل اور قصیدہ کو ناپاک دفتر، حالی نے کہا ہے غزل اور قصیدہ ناپاک دفتر اور عفونت میں سنداز سے برتر ہے. تو بی از دی کریکٹ آپشن. آگے بڑھتے ہیں دوستو. غزل شاعری نہیں تہذیب بھی ہے. یہ قول کس کا؟ رشید احمد صدیقی، آل احمد سرور، شبلی نعمانی. شبلی نعمانی تو تہذیب نہیں بولتے ہیں. شبلی نعمانی کا کہنا یہ ہے کہ عشق و محبت ہے. غزل کا جو خمیر ہے عشق و محبت ہے. غزل کا جو خمیر ہے عشق و محبت ہے. عشق و محبت ہے. غزل کا جو خمیر ہے وہ عشق و محبت ہے. آل احمد سرور کا کہنا یہ ہے کہ بڑی کافر صنف سخن ہے یہ. اور رشید احمد صدیقی نے آبرو بولا، تہذیب بولا. رشید احمد صدیقی کا یہ قول ہے. اس وجہ سے اے از دی کریکٹ آپشن. آگے بڑھتے ہیں دوستو. اب کچھ شعراء کے بارے میں پڑھتے ہیں. محمد قلی قطب شاہ. نام محمد قلی.
मोहम्मद कुली कुतुब शाह का जो नाम है वो मोहम्मद कुली है। मोहम्मद कुली गोलकोंडा के कुतुब शाही सल्तनत का 5वां फरमानरवा था, 5वां बादशाह, कुतुब शाही सल्तनत का 5वां बादशाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली 14 रमजानुल मुबारक 973 हिजरी मुताबिक 14 अप्रैल 1565 को गोलकोंडा में पैदा हुआ। मोहम्मद कुली का इंतकाल 11 जनवरी 1612 में 47 साल की उम्र में हुआ। 11 जनवरी 1612 में 47 साल की उम्र में मोहम्मद कुली कुतुब शाह का इंतकाल हुआ। मोहम्मद कुली कुतुब शाह सल्तनत के चौथे ताजदार इब्राहिम कुतुब शाह का तीसरा फर्जंद और एक हिंदू खातून भाग्यवती के वतन से था। अब आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह 21 रबीउल सानी 1988 हिजरी मुताबिक जून 1580 बरोज जुमा, जबकि उसकी उम्र 14 साल 18 महीने और 8 दिन थी, गोलकोंडा के तख्त पर मुतमक्कन हुआ। ये उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हम जो इंपॉर्टेंट है उसको हम पढ़ेंगे कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह दक्कन का पहला बादशाह है जिसने इसी बर्रे अजीम का लिबास इख्तियार किया। कुतुब शाह अपनी जिंदगी में कभी किसी के कत्ल का हुक्म नहीं दिया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह पर पुरगो और उर्दू जबान का पहला साहिब दीवान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुतुब शाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने सबसे ज्यादा तखल्लुस इख्तियार किया, ये बस इतना पढ़ने की जरूरत है। नाम मोहम्मद कुली कुतुब शाह, कहां पैदा हुए, ये गोलकोंडा में पैदा हुए, और कब पैदा हुए, 1565 में पैदा हुए, और इंतकाल 1612 में हुआ। इतना काफी है। उसके बाद आप आ जाइए कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो ना उर्दू का पहला साहिब दीवान था और सबसे ज्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किया। बस इतना पढ़ने की जरूरत है मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के कसाइद के बारे में जो कारनामा है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के सबसे कदीम और पहला कसीदा गो, मोहम्मद कुली कुतुब शाह को सबसे कदीम और पहला कसीदा गो माना जाता है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के कुल्लियात में कुल 12 कसीदे हैं। 12 कसीदे, ये नंबर आते हैं कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह के कितने कसीदे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 6 मुकम्मल है। कसीदा बाग मोहम्मद शाही और कसीदा बसंत को छोड़कर बाकी कसीदे मजहबी मुहर्रिकात की तसनीफ है। ईद कुर्बा पर मोहम्मद कुली ने 2 कसीदे लिखे, उसके अलावा ईद और नौरोज पर भी कसीदा लिखे। आगे बढ़ते हैं। ये याद रखिए कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह सबसे कदीम और पहला कसीदा गो है और कुल 12 कसीदे लिखे, बस इतना याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जो है ना उसके बारे में सवाल ले लेते हैं। पियाबाज पियाला पिया जाए ना, पियाबाज इक्तल जिया जाए ना, किस शायर का शेर है? कुली कुतुब शाह, वली खान आरजू। तो दोस्तों ये शेर जो है ना कुली कुतुब शाह की है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। वली के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। वली के बारे में भी इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाम वली मोहम्मद, जैसे मोहम्मद कुली जो है ना कुली कुतुब शाह का है, वैसे ही वली का नाम वली मोहम्मद था और लकब शमसुद्दीन। वली औरंगाबाद में 1668 में पैदा हुए। वली का इंतकाल 1720 से 25 ईस्वी के दरमियान अहमदाबाद में हुआ, क्योंकि उनके एक हम असर शायर फिराकी उनके हम असर शायर थे। अपनी एक तवील नज़्म मुसम्मा मुरातुल महशर में उस वक्त के मरहूम शोरा का जिक्र किया जिसमें वली का नाम शामिल नहीं है। अहले दक्कन के मुताबिक वली का जो वतन है औरंगाबाद है और अहले गुजरात के मुताबिक अहमदाबाद है, ये याद रखें। और उसके बाद इख्तिलाफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। वली ने 1112 हिजरी मुताबिक 1700 ईस्वी में अपने अजीज तरीन दोस्त सैयद अबुल माली के हमरा दिल्ली का सफर किया था और यहाँ सादुल्लाह गुलशन से मुलाकात की थी। वली मुगलिया बादशाह औरंगजेब के अहद में दिल्ली आए थे। वली, ये याद रखने के काबिल है कि वली मुगलिया बादशाह औरंगजेब के अहद में दिल्ली आए थे। उसके बाद ये बात इतना पढ़ने की जरूरत है। वली का नाम, लकब जो ना शमसुद्दीन, वली मोहम्मद, कब पैदा हुए 1668 में, इंतकाल 1720 से 25 के दरमियान, और वली मुगलिया बादशाह औरंगजेब के अहद में दिल्ली आए थे। ये इतना चीज याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। वली का जो हम असर शायर था वो फिराकी था और वली की अदबी चश्मक थी, और जिससे वली की अदबी चश्मक थी। वली का मुकाबला चासर से किया जाता है और वली को उर्दू का चासर कहा जाता है। ये याद रखने के काबिल है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला बाकायदा दीवान वली के दीवान को माना जाता है। सबसे पहला बाकायदा दीवान, हालांकि पहला साहिब दीवान मोहम्मद कुली कुतुब शाह है, लेकिन बाकायदा दीवान, सबसे पहला बाकायदा दीवान वली के दीवान को माना जाता है। सबसे पहला बाकायदा दीवान वली के दीवान को माना जाता है। पहला साहिब दीवान
कुली कुतुब शाह है, लेकिन पहला बाकायदा दीवान जो ना वली के दीवान को माना जाता है। वली ने अपने कलाम में फारसी शोरा में से उर्फी, अनवरी और खाकानी का जिक्र किया है। कारनामे में वली के दीवान का कलमी नुस्खा पेरिस में है। वली का दीवान पहली मर्तबा लंदन से शाया हुआ। वली के दीवान में 2 मुख्तसर मसनवियां हैं, 2 मुख्तसर मसनवियां। ये पूछा जा सकता है कि वली के दीवान में कितने मसनवियां हैं, तो 2 मुख्तसर मसनवियां हैं, बस इतना याद रखिए। कुल्लियात वली में 6 कसायद है। कुल्लियात कसायद में 6 जो है ना कसायद है, तमाम कसायद मजहबी है। वली का सिर्फ एक कसीदा खिताबिया है जो हजरत मीरा मुहियुद्दीन के मदह में है, बाकी 5 तमहीरिया कसायद है। कुल्लियत वली का पहली दफा 1833 ईस्वी में फ्रांसीसी मुस्तशरिक गारसा दतासी ने फ्रांसीसी जबान के मुकदमे के साथ शाया किया, जो मुकदमा का तर्जुमा यूसुफ हुसैन खान ने किया। 1833 में फ्रांसीसी मुस्तशरिक गारसा दतासी ने किया, जिस मुकदमा का तर्जुमा यूसुफ हुसैन खान ने किया था। बस इतना पढ़ने की जरूरत है। ये एक चीज और पढ़ लीजिए कि वली ने सूरत को बाबुल मक्का कहा है। वली ने सूरत शहर को बाबुल मक्का कहा है। एक मसनवी जो ना दर तारीफ शहर सूरत में है, इस वजह से जो ना उसमें बाबुल मक्का कहा है सूरत को। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वली के मुतालिक मुख्तलिफ आरा व ख्यालात। मोहम्मद हुसैन आजाद ने वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम मोहम्मद हुसैन ने वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा है। मोहम्मद हुसैन आजाद ने वली को शायर कुदरत भी कहा है, लेकिन ये जो कॉल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाबा आदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे सवाल बनते हैं, हर एग्जाम में इससे सवाल बनता है। मोहम्मद हुसैन आजाद ने वली को उर्दू शायरी में वही मकाम दिया जो अंग्रेजी में शायरी में चासर और फारसी शायरी में रोदगी को है। इसी वजह से उर्दू शायरी का चासर बोला जाता है मोहम्मद वली को। बकौल आजाद वली ने एक जबान को दूसरी जबान से ऐसा बेमालूम जोड़ लगाया कि आज तक जमाने ने कई पलटे खाए, मगर पैवंद में चुम्बश नहीं आई। वली आइंदा 2 साल के निज़ाम शमसी का वो सूरज है जिसके दायरा कुश में उर्दू शायरी के मुख्तलिफ सैयारे गर्दिश करते हैं। जमील जालवी ने मीर ने वली को मुस्लिम सबूत कहा, रेख्ता का उस्ताद कहा। निकात शुरा में मीर ने वली के मुतालिक कहा कि वो शैतान से ज्यादा मशहूर है। मीर ने मुस्लिम सबूत कहा, रेख्ता का उस्ताद कहा, और निकात शुरा में मीर ने वली के मुतालिक लिखा कि वो शैतान से ज्यादा मशहूर था। और मीर ने वली के मुतालिक लिखा है कि खोगर नहीं कुछ यूं ही हम रेख्ता गोई के, माशूक जो था अपना बाशिंदे दक्कन का था। ये शेर है, खोगर नहीं कुछ यूं ही हम रेख्ता गोई के, माशूक जो था अपना बाशिंदे दक्कन का था। वली का कलाम को शुमाली और जनूबी हिंद के दरमियान लिसानी व अदबी पुल करार दिया गया है। वली औरंगाबादी अपने रहलत के बाद भी चलते फिरते रहे और अहमदाबाद में मजार की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहे। दोस्तों ये वली के बारे में, वली के मुख्तलिफ जो वली के मुख्तलिफ आरा है, मुख्तलिफ आरा व ख्यालात है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर जहन नशीन कर लीजिए जो हमने पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। मीर ने क्या कहा, मोहम्मद हुसैन आजाद ने क्या कहा, मीर ने वली के बारे में क्या कहा, मोहम्मद हुसैन आजाद ने क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट है। मीर और मोहम्मद हुसैन आजाद के अकवाल जो वली के मुतालिक हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ सवाल ले लेते हैं। उर्दू शायरी का बाबा आदम किस शायर को कहा जाता है? मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब, वली दक्कनी। तो वली दक्कनी को कहा जाता है बाबा आदम। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मीर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। मीर तकी मीर के बारे में, मीर मोहम्मद तकी नाम है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह का। मीर तकी मीर का मोहम्मद तकी तखल्लुस मीर, और वली का नाम जो वली मोहम्मद था, शमसुद्दीन जो लकब था। मीर जो है ना 1135-36 ईस्वी मुताबिक 1722-23 में अकबराबाद आगरा में पैदा हुए। मीर का इंतकाल 20 सितंबर 1810 ईस्वी में लखनऊ में हुआ और वही मदफून है। मीर तकी मीर के वालिद का नाम मोहम्मद अली था, जो अपने ज़ुहद तक़वा की वजह से अली मुत्तकी के खिताब से मौसूम थे, और उनका इंतकाल उस वक्त हुआ था जब मीर सिर्फ 11 साल की उम्र में थे। मीर सादत अमरूवी के मशवरे पर शायरी शुरू की थी। ये पूछा जा सकता है कि मीर किसके मशवरे पर शायरी शुरू की थी? तो सादत अमरूवी के मशवरे पर शायरी शुरू की थी। मीर के 2 बेटे थे, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। मीर अपने वालिद के इंतकाल के बाद 1734 में दिल्ली आ गए। ख्वाजा मोहम्मद बासित ने मीर तकी मीर को अपने चचा
शमसामुद्दौला से दिल्ली में मिला था, जिसने मीर के लिए यौमिया ₹1 वजीफा मुकर्रर किया था। ये भी जरूरी नहीं है। मीर को फोर्ट विलियम कॉलेज बुलाया गया था, लेकिन उम्र सेहत की वजह से उन्होंने इनकार कर दिया। ये भी जरूरी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। मीर आसिफुद्दौला जमाना हुकूमत 1775-1797 की दावत पर 1781 ईस्वी में लखनऊ आए थे। इस पे क्वेश्चन बना हुआ है। तो दोस्तों, मीर आसिफुद्दौला जमाना हुकूमत 1775 से 1797 ईस्वी की दावत पर, जिनकी जो आसिफुद्दौला जो हाकिम थे, बादशाह थे, जिनकी हुकूमत 1775 से 1797 तक रही, उनकी दावत पर 1781 ईस्वी में लखनऊ गए थे। हातिम के शागिर्द बका से मीर की अदबी चश्मक रही। हातिम के शाकिर बका से मीर की अदबी चश्मक रही। उर्दू और दोनों ने एक दूसरे की हुज्वें कही। मीर की हुज्विया मसनवी अजदरनामा उसी जमाने में की तख्लीक है। अजदरनामा का जवाब हातिम के शागिर्द मोहम्मद अमान निसार ने दिया। अलकाब व खिताब, मीर को क्या कहा जाता है? मीर को खुदाए सुखन भी कहा जाता है, ना खुदाए सुखन भी कहा जाता है, सरताज शोरे उर्दू भी कहा जाता है, रेख्ता गवैयान हिंद का उस्ताद आजम, रेख्ता गवैयान हिंद का उस्ताद आजम, शायर बेदिमाग, कुनूती शायर, फितने रोजगार। इतने सारे अलकाब और खिताबात जो ना मीर तक मीर को दिया गया है, जिसमें से खुदाए सुखन, ना खुदाए सुखन, रेख्ता गवैयान हिंद का उस्ताद आजम, शायर बेदिमाग, ये अलकाब और खिताबात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको याद कर लीजिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मीर के कारनामे के बारे में पढ़ते हैं। मीर का शेरी कारनामा दवाबीन। मीर के कुल 7 दीवान है, जिनमें से 6 उर्दू में है और 1 फारसी में। दीवान अव्वल, दीवान दोम, दीवान सोम, दीवान चारुम, दीवान पंजुम, दीवान शशुम। इन 6 दवाबीन में मीर के जो गजलें हैं वो 1916 है और कुल अशार जो है ना 13,908 है। दीवानचा दीवान शशुम से वफात तक का कलाम है। दीवान ज़्यादा ये दीवान पंजुम का इंतखाब है। मीर ने हर एक दीवान को जादू की पुड़ी कहा है। मीर ने अपने हर दीवान को क्या कहा है? जादू की पुड़ी। मीर ने अपने कलाम को खास पसंद करार दिया है। कुलियात मीर पहली बार कलकत्ते से 1811 में शाये हुई। 1811 कुलियात मीर जो है ना पहली बार कलकत्ते से 1811 में शाये हुआ था। याद रहे कि कुलियात मीर तमाम 6 दवावीन उर्दू को फोर्ट विलियम कॉलेज ने 1811 में तबाह करके शाये कराया। ये फोर्ट विलियम कॉलेज ने 1811 में तमाम 6 दीवान को जो है ना 1811 में फोर्ट विलियम कॉलेज ने तबाह करके शाये किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मीर के जो इश्किया मसनवी है, ख्वाब ख्याल, मामलाते इश्क, दरियाए इश्क, शोलाए इश्क, जोशे इश्क, एजाज़े इश्क, हिकायते इश्क और जवानो उरोस मोड़नामा। ये जो मसनवी है, इश्किया मसनवी है, ये सारे हैं। ख्वाब ख्याल, मामलाते इश्क, दरियाए इश्क, शोलाए इश्क, जोशे इश्क, एजाज़े इश्क, हिकायते इश्क, जवानो उरोस, ये मसनवी। ख्वाब ख्याल, दरियाए इश्क, शोलाए इश्क, जोशे इश्क, एजाज़े इश्क, हिकायते इश्क, जोशे इश्क, जवानो उरोस और मोड़नामा। नसरी कारनामे निकातुश शोरा 1752 हिजरी, फारसी जबान में उर्दू शोरा का पहला तज़किरा। इसमें 103 उर्दू शायरों के मुख्तसर हालात और उनका मुंतखब कलाम शायर है। निकातुश शोरा के जवाब में मीर मोहम्मद यार खाकसार ने तज़किरा माशूक चहल साले खुद लिखा। निकातुश शोरा 1752 में फारसी जबान में उर्दू शोरा का पहला तज़किरा। उर्दू शोरा का अगर पूछा जाए उर्दू शोरा का पहला तज़किरा क्या है, तो वो निकातुश शोरा है और वो फारसी जबान में है और इसमें 103 उर्दू शायरों के मुख्तसर हालात और उनका मुंतखब कलाम शामिल है। जिक्र मीर फारसी में मीर की खुदनविश्त सवाने उमरी है। इसमें मीर ने अपनी जिंदगी हालात लिखे और उसका उर्दू तर्जुमा निसार अहमद फारूकी ने किया। इसका उर्दू तर्जुमा जिक्र मीर अगेन फारसी में है, ये भी फारसी में है और इसका उर्दू तर्जुमा जो है निसार अहमद फारूकी ने किया है। और निकातुश शोरा जो है वो उर्दू शोरा का पहला तज़किरा है। मीर के मुतालिक जो मुख्तलिफ आरा है वो पढ़ते हैं। कायमचंद पूरी ने मीर को मीर खमीर कहा। मीर वासोख्त के मौजूद है। मीर उर्दू के शेख सादी हैं, उनका कलाम अक्सर शायरी है।
शम्सुर रहमान फारूकी के नजदीक मीर का ज्यादातर कलाम कैफियत और माना आफरीनी का एक दिलकश गुलदस्ता है जिसकी मिसाल किसी दूसरे शायर के यहाँ तलाश करना मुश्किल है, यहाँ तक कि गालिब का कलाम भी इस सनत से मुजर्रद है। मीर की शायरी वली और दिल का मरसिया बन गई है। मीर के मुतालिक कहा गया है कि इतना मज़ा और इतनी मिठास, इतना जहर और इतनी तलखी, दिली जज्बात की इतनी नाजुक मुसव्वरी और इतना तूफानी जोश एक मुआजिज़ा मालूम होता है। तो कायम चंद पुरी ने मीर को मीर खमीर कहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिराक का ख्याल है कि मीर के अशार की दाखिलियत भीतरी चोट है। फिराक का मानना है कि मीर के गम में जख्म ही मरहम बन जाते हैं। फिराक का दावा है कि हिंदुस्तान में मीर अपने वक्त के सबसे बड़े हिंदुस्तानी, सबसे बड़े इंसान और सबसे बड़े शायर है। तो फिराक का है। तो ये इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मीर खमीर किसने कहा। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि भीतरी चोट, फिराक का जो कॉल है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये दो तीन चीजें मीर के मुतालिक जो मुख्तलिफ आरा और ख्यालात में है वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखने के काबिल है। VVIP जैसे यहाँ पे एक, ये वाला, ये, उसके बाद इसको याद कर लीजिए। इतना जो है ना मीर तकी मीर के बारे में याद रखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मीर के बारे में थोड़ा सा जो है ना सवाल ले लेते हैं। मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए। दिल्ली, लखनऊ, अजीमाबाद। दोस्तों मीर जो पैदा हुए वो आगरा में पैदा हुए, आगरा में पैदा हुए। अगर मैं देखूं तो अकबराबाद, आगरा। तो अकबराबाद आगरा में पैदा हुए, अकबराबाद आगरा। तो दिल्ली रॉन्ग, लखनऊ भी रॉन्ग, असीमाबाद भी रॉन्ग। तो जब ABC गलत हो जाए तो D भी गलत होगा, इस वजह से E इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। मीर को मीर खमीर किसने कहा। सौदा, कायमचंद पुरी, मुसफ़ी। तो कायमचंद पुरी ने मीर खमीर कहा है। आगे बढ़ते हैं। कुल्लियत मीर कब शाया हुआ। 1779, 1879, 1752, 1811 ईस्वी। तो 1811 ईस्वी में कुल्लियत मीर शाया हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस शायर को उर्दू गजल का इमाम समझा जाता है। गालिब को, दाग को, मीर को। तो दोस्तों जो उर्दू गजल का जो इमाम समझा जाता है उसे, वो मीर तकी मीर है। इस वजह से C इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। मीर की सवानी हयात का नाम क्या है। जिक्र मीर, यादव की बारात, गुलशन गुफ्तार। तो जिक्र मीर जो ना मीर की सवानी हयात है जो फारसी में है, फारसी में है। और इसका जो तर्जुमा किया है किसने किया है। इसका जो फारसी में तर्जुमा किया है, तर्जुमा निसार अहमद फारूकी। तर्जुमा जो ना निसार अहमद फारूकी ने किया है। निसार अहमद, इस तर्जुमा निसार अहमद फारूकी, निसार अहमद फारूकी ने इसको उर्दू में तर्जुमा किया है। दोस्तों ये याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। मीर ने फारसी में उर्दू शोरा का तज़किरा लिखा। निकात शोरा, जिक्र मीर, मखज़न निकात। जिक्र मीर सवानी हयात है मीर का, और निकात शोरा उर्दू का पहला जो है ना तज़किरा, उर्दू का पहला तज़किरा, शोरा के बारे में जो उर्दू का पहला तज़किरा है वो निकात शोरा है। उर्दू में जो शोरा का तज़किरा है वो निकात शोरा है। इस वजह से ये इज द करेक्ट ऑप्शन। मीर ने फारसी में लिखा, निकात शोरा ये फारसी में है, ये याद रखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए थे। वाजिद अली शाह, अमजद अली शाह, शुजा-उद-दौला। मीर जो लखनऊ गए थे वो 1781 में गए थे, राइट। ये 1781 में गए थे। और मीर आसिफ-उद-दौला के दौरे हुकूमत में और उनकी दावत पे जो है ना लखनऊ गए थे, उनकी दावत पे लखनऊ गए थे मीर आसिफ-उद-दौला। आसिफ-उद-दौला 1781 में गए थे मीर आसिफ-उद-दौला की दावत पे लखनऊ गए थे। कहां गए थे। लखनऊ गए थे। तो A इज द रॉन्ग ऑप्शन, B इज द रॉन्ग ऑप्शन, C इज द रॉन्ग ऑप्शन। जब ABC गलत हो जाए तो D भी गलत होगा, इस वजह से E इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मीर तकी मीर का तज़किरा निकात शुरा किस जबान में है। फारसी में, उर्दू में, अरबी में। तो फारसी में है, अभी हमने पढ़ा। A इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। मीर तकी मीर के उर्दू में कितने दीवान हैं। 4, 5, 8, हस्बी वाला में से एक से ज्यादा, हस्बी वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि कुल 7 दीवान है, कुल 7। 6 जो है ना उर्दू के हैं और 1 फारसी के हैं, जिसे कुल्लियत मीर बोला जाता है। लेकिन BPSC के मुताबिक A इज द करेक्ट ऑप्शन।
میرے حساب سے جو نا اے بھی غلط ہے، بی بھی غلط ہے، سی بھی غلط ہے. جب اے بی سی غلط ہو ڈی بھی غلط ہوگا، اس وجہ سے ای از دی کریکٹ آپشن میرے حساب سے، میرے مطابق. بی پی ایس سی نے 4 کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن ابھی ہم نے پڑھا کہ 6 اردو کے دیوان ہے جو اردو میں ہے، 1 فارسی کا. آگے بڑھتے ہیں دوستو. کس اردو شاعر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے؟ ابھی ہم نے القاب اور خطابات پڑھے ہیں میر تقی میر کے بارے میں. تو میر تقی میر کو بولا جاتا ہے خدائے سخن. اسے نا خدائے سخن بھی بولا جاتا ہے، نا خدائے سخن، شاعر بے دماغ، نا خدائے سخن. یہ میر خمیر بھی بولا جاتا ہے، میر خمیر بھی بولا جاتا ہے. تو بی از دی کریکٹ آپشن. آگے بڑھتے ہیں دوستو. میر کی مثنوی: زہر عشق، بہار عشق، گلزار نسیم. زہر عشق، بہار عشق، گلزار نسیم. اب دیکھتے ہیں کون کون سی مثنویاں ہیں. ہم نے ابھی پڑھا خواب و خیال پڑھا، معاملات عشق، دریائے عشق، شعلہ عشق، جوش عشق، اعجاز عشق، حکایت عشق، جوان و روس، مول نامہ. بہار عشق تو نہیں ملا، زہر عشق بھی نہیں ہے، گلزار نسیم بھی نہیں ہے. دوستو بہار عشق، زہر عشق، گلزار کوئی بھی صحیح نہیں ہے اس میں سے، اس وجہ سے ای از دی کریکٹ آپشن. آگے بڑھتے ہیں دوستو. مصفی کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں. مصفی کا اصل نام شیخ غلام حمدانی تخلص مصفی تھا. مصفی 1160 ہجری مطابق 1747 عیسوی کو بلم گڑھ میں پیدا ہوئے. بہاولہ تاریخ ادب اردو جلد سوم از جمیل جالبی کی کتاب سے. مہذب لکھنوی نے میر کے حوالے سے لکھا ہے کہ مصفی دہلی کے قریب اکبر پور میں پیدا ہوئے، گو کہ ان کا بچپن امروہہ میں گزرا. مصفی کا انتقال 1824 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوا. مصفی کا پیدائش 1747 1824 عیسوی میں جو ہے نا لکھنؤ میں انتقال ہوا. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ مصفی کی جائے پیدائش امروہہ ہے، حالانکہ حقیقت اس سے مختلف ہے. ہاں ان کا وطن امروہہ ضرور تھا. مصفی کے والد کا نام ولی محمد تھا اور دادا کا درویش محمد. مصفی کے والد کا نام ولی محمد، جیسے ولی دکنی کا نام ہے ولی محمد، ویسے ہی مصفی کے والد کا نام ولی محمد اور دادا کا نام درویش محمد. یہ بس یہ یاد رکھیے کہ اصل نام شیخ غلام حمدانی تخلص مصفی، پیدائش 1747 بلم گڑھ اور جو وفات ہوا 1824 کو لکھنؤ میں ہوا. مصفی کے والد کا نام ولی محمد اور دادا کا نام درویش محمد. بس اتنا یاد رکھیں مصفی کے بارے میں. آگے بڑھتے ہیں دوستو. خواجہ حیدر علی آتش. نام خواجہ حیدر علی، نام جو ہے خواجہ حیدر علی اور آتش تخلص. آتش فیض آباد میں 1778 عیسوی میں پیدا ہوئے. 1192 ہجری 1778 عیسوی میں فیض آباد میں پیدا ہوئے. آتش کا انتقال 1263 ہجری مطابق 1847 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوا. آتش کے والد کا نام علی بخش، آتش کے جو والد کا نام ہے وہ علی بخش تھا. اس کے بعد لکھنؤ آ کر انہوں نے مصفی کی شاگردگی اختیار کی. یعنی وہ آتش کا جو استاد ہے وہ مصفی ہے. اور آتش اور ناسخ میں ادبی چشمک تھی. آتش اور ناسخ ادبی تشبیہ تھی. جو آتش ہے یہ دبستان لکھنؤ کے شاعر ہیں، دبستان لکھنؤ کے شاعر ہیں اور خواجہ حیدر علی آتش. آگے بڑھتے ہیں دوستو. آتش کو کبوتر پالنے کا شوق تھا. آتش بھنگ، چرس، افیم پیتے تھے، حقہ منہ سے لگا ہی رہتا تھا. آتش کا تعلق دبستان لکھنؤ سے تھا. آتش نے شاعری کو مرصع سازی کا نام دیا. آتش کے شاگرد رند، صبا، خلیل، نواب مرزا شوق، پنڈت دیا شنکر نسیم. آتش کے متعلق مختلف آرا. فراق نے آتش کو اخلاقی شاعری کا بادشاہ قرار دیا. فراق نے آتش کو اخلاقی شاعری کا بادشاہ قرار دیا. مصفی نے آتش کو وجیہ محنت الاخلاق قرار دیا. لکھا. عبدالسلام ندوی نے آتش کو اردو شاعری کا حافظ کہا. عبدالسلام ندوی نے آتش کو اردو شاعری کا عبدالسلام ندوی کا جو قول ہے آتش کے بارے میں وہ یاد رکھیے، اردو شاعری کا حافظ ہے. فراق نے آتش کو اخلاقی شاعری کا بادشاہ کہا دیا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، بس یہ دونوں یاد رکھیے. اور آتش کا جو تعلق تھا وہ دبستان لکھنؤ سے تھا، یہ یاد رکھیے، اتنا امپورٹنٹ ہے. آگے بڑھتے ہیں دوستو. ناسک کے بارے میں تھوڑا پڑھتے ہیں. ناسک کا نام شیخ امام بخش اور ناسک تخلص. ناسک کا نام شیخ امام بخش تھا اور ناسک تخلص.
नासिक 1772 ईस्वी में फैजाबाद में पैदा हुआ। नासिक और आतिश भी जो है ना सेम जगह पैदा हुए। नासिक का इंतकाल 1838 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। वालिद का नाम शेख खुदा बख्श और आतिश का नाम इमाम बख्श था ना, अली बख्श। आतिश का जो वालिद का नाम अली बख्श था और नासिक का खुदा बख्श जो ताजिर पेशा और लाहौर के रहने वाले थे। नासिक किसी के शागिर्द नहीं थे, नहीं उस्ताद, इसका उस्ताद नहीं था। खुद अपनी कोशिश से फन शायरी और मुतल्लका उलूम पर ऐसी कुदरत हासिल की थी कि उस्ताद वक्त बन गए। नासिक की गजल पर इस्लाह देने से मीर ने इनकार कर दिया था। नासिक की गजल पर इस्लाह देने से किसने इनकार किया था? मीर तकी मीर ने इनकार कर दिया था। गाजिउद्दीन हैदर ने नासिक को अपने दरबार से मुतालिक करके मलिकुश शोरा के खिताब की पेशकश की, जिसे नासिक ने कबूल नहीं किया। गाजिउद्दीन हैदर किसने अपने दरबार में मलिकुश शोरा का खिताब नासिक को पेश किया लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया, तो वो गाजिउद्दीन हैदर था। उनका कहना था कि इतने छोटे से बादशाह का खिताब मुझे कबूल नहीं। नासिक को तनकीद निगारों ने अदबी डिक्टेटर कहा है क्योंकि उन्होंने जो इस्लाहें तजवीज की उन पर खुद भी सख्ती से अमल किया और शागिर्दों से भी उस पर अमल कराया। नासिक दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदा शायरों में से है, तो नासिक भी दबिस्तान लखनऊ से है, ताल्लुक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब का नाम असदुल्ला खां और उर्फ मिर्जा नौशा के नाम से मशहूर जो गालिब का नाम है असदुल्ला खां। इब्तिदान असद तखल्लुस करते थे, लेकिन बाद में यह सुना कि कोई और शायर भी असद तखल्लुस करता है, तो खुद मुमताज करने के लिए उस वक्त से गालिब का तखल्लुस इख्तियार कर लिया। गालिब 1212 हिजरी मुताबिक 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को आगरा में पैदा हुए। गालिब 1212 हिजरी मुताबिक 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को आगरा में पैदा हुए। 15 फरवरी 1869 ईस्वी को दिल्ली में वफात पाकर बस्ती हजरत निजामुद्दीन में मदफून हुए। गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग और उर्फ मिर्जा दुल्हा के नाम से मशहूर थे। गालिब का दादा का नाम फौकान बेग था, जो शाह आलम के जमाने में ईरान से दिल्ली आए थे। गालिब का सिलसिला नसब बादशाह तुरान तक पहुंचता है। कहा जाता है कि गालिब का ताल्लुक तुर्क कौम के ऐबक खानदान से था। गालिब 2 भाई थे, दूसरे भाई का नाम मिर्जा यूसुफ खां था। गालिब एक इंपॉर्टेंट शायर है, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। ये सारा ही इंफॉर्मेशन जो है ना VI है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वजह से दोस्तों ये सारा इंफॉर्मेशन आप अच्छे से पढ़िए। गालिब 2 भाई थे, दूसरे भाई का नाम मिर्जा यूसुफ खां था। 1801 ईस्वी में जब गालिब की उम्र 4 साल की थी तो गोली लगने की वजह से वालिद का इंतकाल हुआ। वालिदा का नाम इज्जतुन्निसा, वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग और गालिब का नाम असदुल्ला खां। मिर्जा नौशा से मशहूर थे। असद पहले तखल्लुस रखते थे, बाद में गालिब रखने लगे ताकि वो मुमताज रहे। पैदाइश 1797 ईस्वी और 1869 ईस्वी में दिल्ली में आगरा में पैदा हुए। दिल्ली में इंतकाल हुआ 1869 ईस्वी में। गालिब के चचा का नाम मिर्जा नसरुल्लाह बेग था। चचा ने ही गालिब की परवरिश की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गालिब के शेरी कारनामे, उर्दू दीवान। गालिब के दीवान उर्दू में कुल 1802 अशार है। दीवान गालिब की जिंदगी में 5 बार शाये हुआ। दीवान गालिब की जिंदगी में 5 बार शाये हुआ। पहली बार 1841 में, दूसरी बार 1847 में, तीसरी बार 1861 में, चौथी बार 1862 में, पांचवी बार 1863 में। 61, 62, 63, उसके बाद 41, 47। 41 में हुआ, 47 में हुआ, 61 में हुआ, 62 में हुआ, 63 में हुआ। तो दीवान गालिब की जिंदगी में 5 बार शाये हुआ। याद रहे कि बाज लोगों का कॉल यह भी है कि गालिब का दीवान उनकी जिंदगी में 6 बार शाये हुआ है। दीवान गालिब का पहला जो शेर है, नक्श फरियादी है किसकी शौकियत तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पैकरे तस्वीर का। ये पहला शेर है, ये जरूर याद रखिए कि ये VIP है, VI। ये इंपॉर्टेंट है कि दीवान गालिब का पहला शेर कौन सा है। नक्श फरियादी है किसकी शौकियत तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पैकरे तस्वीर का। नुस्खा हमीदिया दीवान गालिब जदीद। नुस्खा हमीदिया में गालिब के इब्तिदाई दौर का कलाम है, जिसे गालिब ने 24 बरस की उम्र में 1821 ईस्वी में मुकम्मल किया। याद रहे कि नुस्खा हमीदिया में गालिब का वो कलाम है जिसे गालिब ने मुस्तरद कर दिया था। नुस्खा हमीदिया को नुस्खा भोपाल भी कहा जाता है।
नुस्खा हमीदिया, दीवान गालिब का जो नुस्खा हमीदिया है उसे नुस्खा भोपाल भी कहा जाता है, याद रखिए, क्योंकि इस कलमी नुस्खा को सबसे पहले भोपाल से ही 1918 ईस्वी में दरियाफ्त किया गया था। नुस्खा हमीदिया को मुफ्ती अनवारुल हक ने 1921 में तरतीब देकर शाये किया। नुस्खा हमीदिया को मुफ्ती अनवारुल हक ने 1921 में तरतीब देकर शाये कराया। नुस्खा उर्शी दीवान गालिब 1958 में शाये हुआ। ये इम्तियाज अली उर्शी ने इसे पहली बार जो है ना शाये करवाया 1958 में शाये कराया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नसरी कारनामा खतूत का मजमा औदे हिंदी 1868, पहला मजमा 162 खतूत। जो औदे हिंदी जो है ना खतूत का पहला मजमुआ है, पहला मजमू औदे हिंदी 17 अक्टूबर 1868 को गालिब के इंतकाल से 4 महीने पहले शाये हुआ था। औदे हिंदी जो शाये हुआ था वो गालिब के इंतकाल से 4 महीने पहले 1868 में। उर्दू मुअल्ला 1869 में दूसरा मजमुआ है, 472 खतूत है इसमें। औदे हिंदी में 162 खतूत है, याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। VVI गालिब के बारे में, गालिब और मीर के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस वजह से जहां जहां मैं VVI लिख रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। औदे हिंदी 1868 में शाये हुआ, पहला मजमुआ खतूत का 162 जो है ना इसमें खतूत है। पहला मजमुआ औदे हिंदी जो है ना 1868 में गालिब के इंतकाल से 4 महीने पहले शाये हुआ। उर्दू मुअल्ला 1869 में शाये हुआ, दूसरा मजमुआ है खतूत का और 472 खतूत है। 472 दूसरा मजमुआ उर्दू मुअल्ला मार्च 1869 को गालिब के इंतकाल के 19 दिन बाद शाये हुआ। औदे हिंदी 4 महीने इंतकाल से 4 महीने पहले शाये हुआ और उर्दू मुअल्ला गालिब के इंतकाल के 4 दिन बाद 19 दिन बाद, गालिब के इंतकाल के 19 दिन बाद शाये हुआ। मकातिब गालिब जो है ना 1937 मुरत्तबा इम्तियाज अली उर्शी, अगेन जो दीवान गालिब को जो मुरत्तब किया था वो नुस्खा उर्शी के नाम से, वो उन्होंने ही मकातिब गालिब को जो मुरत्तबा इम्तियाज अली उर्शी। रकात गालिब फारसी खतूत का मजमूआ 15 खतूत है। नादरात गालिब 1869 नबी बख्श हकीर के नाम से 47 खतूत का मजमूआ है नादरात गालिब का। अलकाब और खिताब, लकब, बहादुर शाह जफर ने गालिब को नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, निजाम जंग का खिताब 1266 मुताबिक 1849 ईस्वी में अता किया था और खानदान तैमूर की तारीख नवेसी की खिदमत पर 50 रुपया माहवार के मामूर किया था। तो बहादुर शाह जफर ने गालिब को नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, निजाम जंग का खिताब, ये जो अलकाब और खिताबात हैं, खिताब है बल्कि, ये बहादुर शाह जफर ने गालिब को दिया था। ज़ौक़ के इंतकाल के बाद गालिब को मलिकुश शौरा का खिताब मिला। ज़ौक़ के इंतकाल के बाद, तो गालिब से पहले मलिकुश शौरा कौन थे? वो ज़ौक़ थे, याद रखिए, ये VVI है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ज़ौक़ के इंतकाल के बाद गालिब को मलिकुश शौरा का खिताब मिला। गालिब के शागिर्द हैं मीर मेहदी मजरूह, अल्ताफ हुसैन हाली, यूसुफ अली खां वाली, बहादुर शाह जफर, नवाब ज़ियाउद्दीन। बहादुर शाह जफर भी जो ना गालिब के शागिर्द हैं, जो है ना यूसुफ अली खां वाली, हाली, मजरूह सुल्तानपुरी, ये जो ना मीर मेहदी मजरूह, अल्ताफ हुसैन हाली, ये सारे जो ना गालिब के शागिर्द हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गालिब के बारे में मुख्तलिफ आरा। गालिब को हैवान ज़रीफ हाली ने कहा है, हैवान ज़रीफ हाली ने कहा है। आले अहमद सुरूर का मानना है कि माजी का रचा हुआ शऊर, आले अहमद सुरूर का मानना है कि माजी का रचा हुआ शऊर, हाल के पेच खम का एहसास और आने वाले दौर की किरणें सभी कुछ मौजूद हैं गालिब के अंदर। गालिब को निशात का शायर मुमताज हुसैन ने करार दिया। गालिब को पहला फलसफी शायर यूसुफ हुसैन खां ने कहा। यूसुफ हुसैन खां जो गालिब के शागिर्द थे, उन्होंने गालिब को पहला फलसफी शायर कहा, पहला फलसफी शायर। हैवान ज़रीफ हाली ने कहा, हाली भी जो ना गालिब के शागिर्द है। गालिब को खुद भी एहसास था कि वो अंदलीब गुलशन नाफरीदा, गालिब को खुद भी एहसास था कि वो अंदलीब गुलशन नाफरीदा है। इकबाल ने गालिब का मुकाबला गोयटे से किया। गालिब के कलाम को जलवा सदरंग सुरूर ने कहा। फारूकी ने गालिब के अशकाल को इबहाम से ताबीर किया। अब्दुर्रहमान बिजनौरी का दावा है कि दीवान गालिब का हर मिसरा तारे रुबाब नजर आता है। अब्दुर्रहमान बिजनौरी का दावा है कि दीवान गालिब का हर मिसरा तारे रुबाब नजर आता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये अकवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI, ये याद जरूर रखिए।
آگے بڑھتے ہیں. عبد الرحمن بجنوری کا خیال ہے کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں, ایک وید مقدس, دوسری دیوان غالب. رشید احمد صدیقی کا کہنا ہے کہ غالب کے تصرف سے غزل اردو کی تاثیر اور تقدیر بن گئی. رشید احمد صدیقی کے مطابق غالب نے اردو شاعری کو ایک نیا شعور, ایک نیا نسب, ایک نیا افق دیا. رشید احمد صدیقی نے لکھا ہے کہ غالب نے غزل کی تقدیر دریافت کی اور غزل کو ایسی فضاؤں سے آشنا کیا جہاں اردو کے تمام ممکنات شعری و شاعری کے بروبار لانے کے لیے سامان اور سہولتیں فراہم نہیں. میر تقی میر کا جو قول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یاد رکھیں. پیشن گوئی کی تھی کہ اگر اس لڑکے کو کوئی, غالب کے بارے میں بولا تھا, اس لڑکے کو کوئی کامل استاد مل گیا اور اس نے اس کو سیدھے راستے پر ڈال دیا تو لاجواب شاعر بن جائے گا, ورنہ محمل بکنے لگے گا. عبد الرحمن بجنوری کا نظریہ ہے کہ مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے. عبد الرحمن بجنوری نے ہی جو ہے نا ہندوستان کے الہامی کتابیں دو ہیں, ایک وید مقدس اور دوسری دیوان غالب. عبد الرحمن بجنوری کا قول ہے. عبد الرحمن بجنوری نے ہی کہا تھا کہ مرزا غالب کے لیے کہ شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے اس کے لیے. علی احمد سرور کے مطابق غالب کے قصر شاہی کی بنیاد جدت ترازی پر ہے. اس جدت ترازی میں جدت تخیل, جدت استعارات, جدت تشبیہات, جدت محاکات اور جدت الفاظ سب آ جاتے ہیں. علی احمد سرور کا کہنا ہے. جمیل جاربی نے لکھا ہے کہ غالب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے سادہ گوئی, میر درد کی روایت میں تازہ گوئی, ناسخ کی خصوصیات, مضمون آفرینی اور تلازمات سے اپنا منفرد رنگ سکن ایجاد کر کے اسے حیات و کائنات سے ملا دیا. تو دوستو سادہ گوئی کے لیے میر درد مشہور ہے, یہ یاد رکھیے. تازہ گوئی کے لیے ناسخ مشہور ہے, یہ یاد رکھیے. یہ ویری ویری امپورٹنٹ ہے. تو یہ اقوال بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. دوستو آگے بڑھتے ہیں. دوستو اب غالب کے بارے میں کچھ سوال لے لیتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اسد اللہ خان غالب پیدا ہوئے, کب پیدا ہوئے؟ 1798 عیسوی, 1799 عیسوی, 1796 عیسوی. تو دوستو اگر ہم پیچھے جائیں اور دیکھیں کہ غالب کی جو پیدائش ڈیٹ ہے وہ ہمیں ملتا ہے 1797 میں, 1797 میں ملتا ہے. تو کوشچن میں جو ہے بولا گیا ہے وہ 1798, 1799, 1796. تو اے بھی غلط ہے, بی بھی غلط ہے, سی بھی غلط ہے. جب اے بی سی غلط ہو تو ڈی بھی غلط ہوگا. اس وجہ سے ای از دی کریکٹ آپشن. 1797 میں پیدا ہوئے غالب. اور کہاں پیدا ہوئے؟ آگرہ میں. انتقال کب ہوا؟ 1869 دہلی میں. یہ یاد رکھیں. آگے بڑھتے ہیں. غالب کے خطوط کا مجموعہ اردو معلق کب شائع ہوا؟ 1868, 1874, 1869. تو دوستو سی از دی کریکٹ آپشن. 1868 میں عود ہندی جو پہلا مجموعہ ہے, خطوط کا پہلا مجموعہ عود ہندی, 472 خطوط ہیں اردو معلق میں, 472, اور عود ہندی میں 162. یہ یاد رکھیں. اسی غالب کے خطوط کا مجموعہ اردو معلق کب شائع ہوا؟ تو دوستو یہ 1869 میں. اس وجہ سے سی از دی کریکٹ آپشن. آگے بڑھتے ہیں دوستو. دیوان غالب کی تدوین تاریخی اعتبار سے کس نے کی؟ امتیاز علی عرشی, ملک رام, رشید حسن خان. تو نسخہ عرشی یہ امتیاز علی عرشی جو دیوان غالب کا نام ہے, اور یہ جو شائع ہوا 1958 میں شائع ہوا نسخہ عرشی کے نام سے. امتیاز علی عرشی نے دیوان غالب کی تدوین جو ہے تاریخی اعتبار سے کی. اس وجہ سے اے از دی کریکٹ آپشن. ملک رام جو ہے وہ غبار خاطر کی تدوین کی, جو ملک رام مشہور ہے غبار خاطر کے لیے. آگے بڑھتے ہیں دوستو. غالب کے اردو قصائد کی تعداد 2, 7, 4, حسب والا میں سے ایک سے زیادہ, حسب والا میں سے کوئی نہیں. تو دوستو دیوان غالب میں جو اردو قصائد ہے غالب کے وہ 4 ہے. اس وجہ سے سی از دی کریکٹ آپشن. ورنہ جو ہے نا کچھ اور چھوٹے قصیدے ہیں غالب کے جو کل ملا کر اگر پوچھا جائے کہ کل قصائد کی تعداد 8 ہے, لیکن اگر صرف اردو قصائد کی تعداد پوچھا جائے تو دیوان غالب کے اعتبار سے ہی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے 4 از دی کریکٹ آپشن. سی از دی کریکٹ آپشن. آگے بڑھتے ہیں دوستو یہ ہمارا لاسٹ کوشچن تھا غالب کے اردو قصائد. دوستو اب ہماری جو اگلی کلاس ہونے والی ہے وہ جو سیکنڈ کلاس اردو نظم کے بارے میں, اس میں جو ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور مشہور غزل گو شعرا ہے
ان کے بارے میں جو ابھی بھی مشہور ہے، جیسے مومن ہے، اس کے بعد داغ ہے، بہت سارا ہے، جگر ہے، چکبست ہے، بہت سارا ہے. تو ان سب کے بارے میں صرف ہم لوگ کیا ڈسکس کریں گے؟ نیم، پیدائش، جگہ، والد یا والدہ، تھوڑا سا کارنامہ، بس اتنا ہی کریں گے دوستو اس ویڈیو میں. بس یہیں تک، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ.